नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपो पर। दोस्तों, यहाँ हम आपके सामने लेकर आए हैं व्याकरण का अपना नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने आपको व्याकरण के बारे में, व्याकरण के भाग के बारे में बहुत सारा बताया है। जो व्याकरण के अंदर जो विराम चिन्ह होते हैं उनके बारे में बहुत सारा बताया है। अब हम व्याकरण के जो पार्ट होते हैं ना, जो हमने 4 पार्ट बताए थे आपको, 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो होता है शब्द विचार। तो हम उसी शब्द विचार के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है, कि शब्द विचार क्या होता है, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, शब्द विचार का अर्थ होता है शब्द के बारे में विचार करना। तो हम उन सभी शब्दों के बारे में आज विचार करेंगे जो व्याकरण भाषा में, व्याकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कि शब्द का क्या अर्थ होता है। शब्द हम किसको कहते हैं, वह क्या होता है जिसको हम शब्द कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, इसकी एक परिभाषा है छोटी सी, कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहा है? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले। ठीक है, मतलब जो किसी शब्द का निश्चित अर्थ बता देते हैं कि हाँ, हमने इस शब्द का नाम लिया है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें कि किसी शब्द का कोई अर्थ निकलता है, जिससे कोई समझ जाए उसको कि हाँ, उस चीज के बारे में बात हो रही है, वही हमारा शब्द है। ठीक है, और वो कैसे बनता है? वर्णों के समूह से। ठीक है, तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ अभिव्यक्त मतलब दर्शाया जाता है या फिर समझ में आता है, उसको ही हम शब्द कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जल। अब जैसे ही हमने कहा जल, तो हमारे दिमाग में क्या है एकदम से कि हाँ, जल किसको बोलते हैं? पानी को, जिसको हम पीने के इस्तेमाल करते हैं, नहाने के इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के इस्तेमाल से करते हैं, वो क्या है? जल है। ठीक है, इसके बाद है जगत। जगत की क्या बात होती है दोस्तों? जब हम कहेंगे जगत, हमने सुना है, तो हम किसको सुनेंगे? कि जगत, पूरी सृष्टि को ही हम जगत बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कलम। कलम किसको कहते हैं? जब हम कहीं शब्द पढ़ेंगे कि ये कलम, तो कलम का क्या पता चलेगा? कि कलम जो लिखने के काम आती है उसको हम कलम कहते हैं। ऐसे ही है नमक। नमक को जब हम कहीं भी पढ़ेंगे, हर जगह नमक, क्या हमारे मन में विचार एकदम से क्या आएगा? कि हाँ, नमक वह है जो हमारे पकवान में, भोजन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ठीक है, अब जैसे हमने नाम लिखा है दिल्ली। ठीक है, जैसे ही हमने दिल्ली नाम सुना, तो दिल्ली का क्या अर्थ निकल के आया? कि हाँ, दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। ठीक है, एक राज्य का नाम है दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके बाद हमारा शब्द है पर्वत। अब जैसे ही हम पर्वत शब्द को पढ़ेंगे तो हमारे मन में विचार आएगा कि हाँ, पर्वत किनको कहते हैं? पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ही पर्वत कहते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को पर्वत नहीं कहते। ऐसे ही जो हमने पढ़ा है अगला शब्द, उसका नाम है मोहन। ठीक है, तो मोहन जैसे ही हमने नाम सुना, ठीक है, तो हमें क्या पता चला? एकदम से हमारे मन में विचार आया कि मोहन किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, मोहन क्या होता है? किसी का नाम होता है। ठीक है, तो इनका अर्थ निकल करके सामने आता है, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। अच्छा, ये जो शब्द है दोस्तों, ये बहुत सारे वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए कैसे बने होते हैं। जैसे हमने लिखा था पहला जल, तो जल किन शब्दों से मिलकर बना है? देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं जल में ज प्लस अ, तो बन गया ज, और ल प्लस अ क्या बन गया? ल, तो ज ल, जल। तो कितने वर्ण है इसमें? इसमें वर्ण है हमारे 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 4 वर्ण है इसमें। ठीक है, ऐसे हम वर्णों में तोड़ते हैं, हमने पहले भी बताया था, अब भी देख लीजिए। अब शब्द है हमारा मोहन। मोहन में देख लीजिए, पहला है म और ओ। जब म ओ बन जाएंगे तब क्या बन जाएगा? मो। और ह प्लस अ क्या बन जाएगा हमारा? है, तो मो है। और बाद का है न प्लस अ, तो क्या बन गया? न, मो ह न। ठीक है, क्या बन गया हमारा? मोहन। तो कितने वर्ण आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ण आ गए दोस्तों इसमें हमारे। कितने वर्ण आ गए? 6 वर्ण। अब देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा जगत। ठीक है, तो जगत कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है, वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। अगर आपको कभी भी कोई शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें आपको पूछा जाए कि इस शब्द को वर्णों में विभाजित कीजिए, या फिर इस शब्द का सही वर्ण विभाजित उत्तर क्या होगा, तो वहां पर आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से आपको, अगर आप सही से करना आता है दोस्तों, तो सही से बिल्कुल सटीक आप कर देंगे, अगर अन्यथा आप उसको गलत करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट हमारा जगत। जगत में सबसे शुरू का शब्द क्या है? ज कैसे बनेगा? जब ज में अ मिला हुआ होगा। ठीक है, जब ज होता है उसमें अ मिल जाता है, तो क्या बन जाता है? पूरा
जय वर्ण बन जाता है, जय। ठीक है, तो जय बनिए हमारा ज, और फिर है ग। ग कैसे बनेगा दोस्तों, ग प्लस अ, क्या बन गया, ग। ठीक है, अब एक वर्ण ये तैयार हो गया हमारा। अब रहेगा क्या, तय। तय कैसे बनेगा, त प्लस अ, त प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, तय। तो जय ग तय, जगत बन गया हमारा। इसमें भी कितने वर्ण आए हमारे, इसमें भी 6 वर्ण आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पता चल गया। अब देखिए इसके बारे में एक छोटी सी लाइन लिखी है कि उपरोक्त वर्ण समूह, वर्णों का जो समूह है वर्ण समूह कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त वर्ण समूह, ये जो वर्ण समूह है 3 अलग अलग मिलकर एक निश्चित अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। मतलब ये जो वर्णों के समूह हैं, ये सब क्या है, मिलकर के एक निश्चित अर्थ को क्या कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, अतः इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, यानी कोई शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही आराम से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स खुद बनाइएगा, अपने हाथ से लिखिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, जब भी आप हमारी वीडियो को देखें तो एक रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखिए आगे कि शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है। जो शब्द होता है ना, जैसे शब्द है, इसके मूल में ध्वनि निहित होती है। ध्वनि किसे कहते हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जो ध्वनि होती है दोस्तों, उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ध्वनियों के बारे में हमने आपको बहुत ही विश्लेषण के साथ समझा दिया है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कितनी होती है, ध्वनि को और क्या कहते हैं, उनके और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो उनका स्वतंत्र रूप होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों ध्वनि का। ठीक है, समझ गए। जब सारवान ध्वनि समूह कोई अर्थ दे, जब सारवान ध्वनि कोई अर्थ दे तभी इसका महत्व होता है। ठीक है, अगर कोई ध्वनि किसी चीज का अर्थ प्रकट करती है तो ही उसका महत्व होता है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अतः भाषा में सार्थक ध्वनि समूहों का महत्व है। जो सार्थक ध्वनि समूह है ना दोस्तों, उनका ही महत्व है। सार्थक किसे कहते हैं, जिसका कोई सही अर्थ निकल करके सामने आता है उसको हम सार्थक बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि ध्वनि या वर्ण, ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को अक्षर भी उन्हीं को बोलते हैं। तो उनका जो समूह होता है, अगर उनसे कोई सही अर्थ निकल करके सामने आता है तो ही उन्हें हम शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो अगर ऐसे उटपटांग कोई भी हम ध्वनि को मिला देंगे तो वो शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बारे में कि यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। क्या कहा है कि जो व्याकरण होती है हमारी, उसमें केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी अपना अर्थ व्यक्त कर सार्थक बन जाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो शब्द निरर्थक होते हैं, बिना किसी अर्थ वाले होते हैं, वो भी कभी कभी क्या होते हैं, अर्थवान बन जाते हैं। ठीक है, सार्थक बन जाते हैं। देख लीजिए कैसे, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, क्या है कि तुम्हारी हर समय की खिचखिच मुझे बड़ी पीड़ा देती है। क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या है, जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि किस लिए उनका प्रयोग हो रहा है, इसलिए उनको सार्थक मान लिया जाता है। ठीक है, क्या कहा है कि तुम्हारी हर समय की खिचखिच मुझे बड़ी पीड़ा देती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा है। ठीक है, देख लीजिए, कुछ फल वल लाए हो गया, फल के साथ में एक निरर्थक शब्द जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ फल वगैरह या फल आदि लाए हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, तुमने खाना वाना खाया या नहीं। ठीक है, कि तुमने खाना वाना खाया नहीं, खाने में जो भी कुछ खाया जाता है, कुछ भी हो चाहे उसके लिए, ठीक है, तो इत्यादि के लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देख लीजिए, इनका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया है, विश्लेषण, कि इन वाक्यों में खिचखिच से तात्पर्य कलह से है। ठीक है, जो कलह हमेशा घर में होती है, ठीक है, एक दूसरे के बोलचाल में होती है, बातों बातों से होती है, उसको हम कलह कहते हैं। ठीक है, वल तथा वाना से तात्पर्य आदि अन्य वस्तुओं से है। ठीक है, जो ऐसी ही वस्तुएं होंगी इसकी जैसी अन्य वस्तुएं उनसे हैं। ठीक है, अतः निरर्थक रूप लेकर भी इनमें भाव की सार्थकता है और ये वाक्य में स्थान पाकर अर्थवान हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, इन्होंने वाक्य में अर्थ पा लिया है और ये अर्थवान हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए पद का अर्थ, कि पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जो भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द होंगे उनको हम पद कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वाक्य में हम शब्द लिखते हैं, उनको एक क्रम में जब हम रख देंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारा एक पद बन जाएगा। ठीक है,
प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह, जो वर्णों का स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह होगा वो शब्द कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम उनको वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो वो एक शब्द बन जाएगा, नहीं, जब तक उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, उनका कोई मायने नहीं होंगे तो वो शब्द नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। ठीक है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो स्वतंत्र नहीं रहता है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जुड़ जाता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों, ठीक है, जो व्याकरण के नियम होते हैं किस पर आधारित होते हैं दोस्तों, लिंग, वचन, कारक आदि पर। ठीक है, तो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं वे व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं और उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, उनका रूप बदल जाता है, इस स्थिति में वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, लिंग, वचन, कारक आदि देखते हैं, शब्द उन्हीं के अनुसार ढाल दिया जाता है तो क्या होता है, वाक्य के अंदर शब्द न रह करके पद बन जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया है कि अजय पेन पत्र लिखना। ठीक है, ये 4 शब्द लिए हैं। ठीक है, अब इन 4 शब्दों से हमने एक वाक्य बना कि अजय ने पेन से पत्र लिखा है। ठीक है, क्या किया है अजय ने पेन से पत्र लिखा है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर उपरोक्त शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्द से पद बन गए हैं। ठीक है, ये व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। ठीक है, इनमें कारक का भी, वचन का भी और लिंग का भी हमने क्या किया है, उपयोग कर दिया है, जिससे पद बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बहुत खास है कि शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते। ठीक है, जो हमारा शब्दकोश होता है, ठीक है, जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, शब्द होते हैं, पद नहीं होते, मतलब सेंटेंस नहीं होते, वाक्य नहीं होते हैं, जो वाक्य से बंधा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें व्याकरण के नियम लगते हैं, लिंग, वचन, कारक आदि लगते हैं, ऐसा कोई भी शब्द उसमें नहीं होता, उसमें केवल शब्द ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अक्षर। अब हम समझेंगे ये अक्षर किसको कहते हैं। वर्ड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वर्ड के बारे में जानेंगे हम। अक्षर किसे कहते हैं, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, क्या, वह ध्वनि या ध्वनि समूह। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आपको ध्वनि के बारे में पहले ही बता दिया है कि ध्वनि किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ण के ही नाम है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, चिन्ह। ठीक है, ये सब वर्ण के नाम है। ठीक है, तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस, ठीक है, जिसका उच्चारण एक सांस में या फिर एक प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि जो हमारे कंठ से निकलती है, ठीक है, वह ध्वनि जिसको हम एक सांस में बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। ठीक है, जो एक अक्षर होता है उसमें एक स्वर अवश्य होता है। ठीक है, अक्षर में। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्वरयुक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, मतलब स्वर से बना हुआ जो व्यंजन होता है उसको भी हम अक्षर ही कहते हैं, जैसे क, ख, ग। ठीक है, अब देखिए इस क में भी ए है, हमने आपको बताया था कि कैसे है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बता दिया, ख जो है, ख में भी ए लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, नहीं तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ था, यह आधा अक्षर हो जाता। ठीक है, तो इनमें जो स्वर जुड़ जाता है तो यह पूरा अक्षर बन जाता है, पूर्ण अक्षर बन जाता है। क, ख, ग, स आदि ये सब क्या है, हमारे अक्षर के ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षर के बाद आता है हमारा शब्द, कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द को समझेंगे। ठीक है, एक या अधिक वर्णों से, ठीक है, एक से या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक तो जो स्वतंत्र होगी, ठीक है, अलग होगी बिल्कुल, और एक सार्थक मतलब सही अर्थ को प्रकट करने वाली होगी, जो एक सही अर्थ बता दे, ठीक, उसको ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी शब्द कहते हैं, एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, कि जो निश्चित अर्थ को प्रकट कर देते हैं ऐसा वर्ण समूह, उसको भी हम शब्द ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए शब्द की रचना ध्वनियों के संयोग से हुई है, जो ध्वनियाँ हमने ऊपर पढ़ी है, ध्वनियाँ उनके संयोग से हुई है, उनके मिलने से हुई है शब्द की रचना। ठीक है, जो जब एक से अधिक ध्वनियाँ आपस में मिलती है और उनसे किसी निश्चित अर्थ का पता चल जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, हमारा शब्द बन जाता है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्न 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है, जो 2 बातें उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या, पहले नंबर देख लीजिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, एक तो भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है शब्द। ठीक है, सबसे छोटी इकाई हमने आपको बता देता है कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, वर्ण है। लेकिन शब्द के बारे में क्या है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्या, शब्द। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया, हम लिखते हैं कमल,
ठीक है, जब भी आप कमल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आपके दिमाग में स्मृति बन जाएगी, चित्र बन जाएगा कि हाँ कमल क्या है, फूल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आपके सामने लिख देते हैं नदी। तो जैसे ही हम नदी बोलेंगे, हम कहीं नदी लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये एक पानी का ऐसा स्रोत जो पहाड़ों से निकलता है और बहता रहता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको हम नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए, शब्द हो गए, क्योंकि किसी न किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण की। ठीक है, कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने तरह से उनको जान सकते हैं। ठीक है, तो उसको जानने से पहले एक सीधी सी बात समझ लीजिए कि भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना शब्द भंडार भरती है। जो भाषा होती है वो विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से अपने शब्दों के भंडार को भरती है। इसके लिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती है। ठीक है, इसके लिए जो भाषा होती है कुछ शब्द तो अपने स्वयं बनाती है, तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल से अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्द तो अपने आप बना लेती है, तथा कुछ शब्द वह दूसरी भाषाओं से, ठीक है, या अन्य शब्दों के मेल से बना लेती है। इनमें कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ देते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो एक ही अर्थ को देंगे। ठीक है, एक ही अर्थ को बताएंगे, एक ही अर्थ को प्रकट करेंगे, जबकि कुछ भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जबकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग करते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ विभिन्न होते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे हम। इस प्रकार स्रोत तथा अर्थ आदि को ध्यान में रखते हुए शब्दों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या कहा है कि शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला है हमारा उत्पत्ति, स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द। ठीक है, जो शब्द उत्पत्ति, मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे, उनकी उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्द उत्पत्ति से हुए हैं, स्रोत से, या फिर इतिहास के आधार पर जिन शब्दों को बांटा गया है उनके बारे में इनका विश्लेषण होगा। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द बने हैं उनके बारे में जानेंगे। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने शब्द हैं। नंबर 4 है हमारा विकार, रूप तथा प्रयोग के आधार पर शब्द। जो विकार, रूप तथा प्रयोग के आधार पर शब्द बने हुए हैं, इस भाग में हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनका विश्लेषण हम करते चलेंगे वन बाय वन। प्रकार था हमारा, वो था हमारा उत्पत्ति, स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द, की जो उत्पत्ति है, स्रोत है और इतिहास है, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के। ठीक है, पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और 5वां है मिश्रित या संकर शब्द। ठीक है, अब इनके बारे में जान लीजिए कि ये 5 शब्द जो बताए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, उनमें कौन कौन से शब्दों को कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे कैसे उनके बारे में जान सकते हैं। तो इनको वन बाय वन हम विश्लेषण के साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा तत्सम शब्द। देख लीजिए इसके बारे में ही सबसे पहले कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं। तत्सम, तत्सम, तत् प्लस सम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, किसके समान दोस्तों, संस्कृत के समान, क्योंकि संस्कृत भाषा को हर भाषा की जननी भाषा कहा जाता है, इसलिए उसके समान। ठीक है, किसके, संस्कृत के समान। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं या ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, ठीक है, अपनी भाषा में अपना लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देख लीजिए, जैसे आदित्य। आदित्य संस्कृत का शब्द है, हिंदी रूप इसका बन जाएगा सूरज। अग्नि, अग्नि आग को कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 आता है हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तद का अर्थ है उससे। ठीक है दोस्तों, उससे, पहले क्या था उसमें, ठीक है, उसके। ठीक है, अब क्या है, उससे। बात किसकी हो रही है, केवल संस्कृत की। ठीक है दोस्तों, उससे, उससे किससे, संस्कृत से। और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए। ठीक है, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में स्थान पा जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन थोड़ा बहुत रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पता लगे तद्भव और तत्सम का क्या अंतर है। ठीक है, तत्सम तो वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों अपना ले गए हैं अपनी भाषा में, और तद्भव शब्द वे जो थोड़ा बहुत उनका रूप बदल करके हिंदी भाषा में उनका प्रयोग
होने लगा है, उनको तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध का इसमें से हमने क्या किया, इसका हमने कर दिया दूध, ठीक है, दुग्ध को दूध कर दिया, आम्र को आम कर दिया, अग्नि को आग कर दिया, गृह को घर कर दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए कुछ और ऐसे ही तत्सम और तद्भव शब्द देख लीजिए। हम इस तरफ तत्सम शब्द लिख रहे हैं और इस तरफ तद्भव शब्द लिख रहे हैं। तो जैसे हमने लिखा है कीट, कीट को क्या कहते हैं, कीड़ा कहते हैं। ठीक है, कीट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या है, कीड़ा। ठीक है, ऐसे ही सत जो है तत्सम शब्द है और सत को क्या कहते हैं, सौ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शताब्दी। ठीक है, ऐसे ही अब है मयूर, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, मोर। नग्न तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द हो जाएगा नंगा। कर्ण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कान। ऐसे ही चंद्र है, चंद्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा चांद। ऐसे ही इधर लिखे हमने अक्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा खेत। ठीक है, अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा अंधेरा। संध्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सांझ। वानर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा बंदर। ठीक है, दंश तत्सम शब्द है, दंश को क्या बोलते हैं, डंक। ठीक है, तद्भव रूप हो जाएगा इसका। ऐसे ही स्वर्ण है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या बन जाएगा, सोना। स्वर्ण को सोना कहते हैं। ऐसे ही पद है, पद एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पैर, क्योंकि पद को पैर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तद्भव तत्सम शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके बहुत सारी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाएगा कि तत्सम शब्द और तद्भव से क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा देशी या देशज शब्द। ठीक है, तो देशी और देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि देशज शब्द किसको कहते हैं। जो देशज शब्द है हमारा वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको कहा जाता है देश प्लस जय। ठीक है, तो देश का अर्थ तो आप जानते हैं, किसी प्रांत को, राष्ट्र को देश कहते हैं। और जय का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो क्या अर्थ बन गया इसका कि देश में उत्पन्न होना या देश में जन्मा। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं पंकज, पंक प्लस जय, पंक मैंने कीचड़, जय मैंने जन्म, जो कीचड़ में जन्मा हो उसको ही हम पंकज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही देशज, देश प्लस जय, जो देश में जन्मा होगा उसको हम देशज कहेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए इसकी परिभाषा क्या है। इसमें कहा है कि जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार, किसके, स्थान के और परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय बोलियों में, जो वहाँ की जो बोली होती हैं, ठीक है, उन भाषा बोलियों में या फिर उपभाषाओं से आए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, देशी या देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे ही देश में विभिन्न परिस्थितियों के और स्थानों के हिसाब से किसी भी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम देशज शब्द कहे जाते हैं, जो हमारे देश में ही बने हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का, उसी शब्द का इस्तेमाल हम अपने यहाँ पे करने लगे हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम बोलते हैं थैला। ठीक है, अब थैला शब्द जो है वो हमारे देश में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हमारे देश से ही लिया गया है, देश के अंदर से ही इसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे हम इस्तेमाल करने लगे हैं गड़बड़। ठीक है, ठीक है, जिसे गड़बड़ कहते हैं, जैसे कोई मुसीबत होती है, कोई कठिनाई आती है तो हम कहते हैं कि कोई गड़बड़ है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति खराब हो जाती है, गलत हो जाती है तो उसको हम गड़बड़ बोलते हैं। ऐसी एक शब्द आया हमारा पेट, पेट भी हमारा देश में उत्पन्न हुआ शब्द है। ठीक है, जो हमारी भाषा में अपना लिया गया है। ऐसे ही शब्द है एक पगड़ी। ठीक है, पगड़ी भी हमारे देश में उत्पन्न शब्द हुआ है। ठीक है, जो हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इस्तेमाल किया जाता है लोटा। ठीक है, लोटा, लोटा दोस्तों आप सबको पता होगा कि लोटा किसको कहते हैं, तो लोटा भी हमारे देश के शब्द ही है। ठीक है, देशज शब्द ही है जो हमारे देश के अंदर ही अपनाया गया है भाषाओं में। ठीक है, स्थानीय भाषाओं से, उपभाषाओं से हमारी बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टांग। ठीक है, टांग भी हमारा देशज शब्द है, क्योंकि हमारे देश में ही उत्पन्न शब्द हुआ है, अपनी बोलियों में ही हम इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, ठेठ हो गया, खाट हो गया, रोटी। ठीक है, ऐसी है कपड़ा, चूहा, पेड़, पेड़ का भी इस्तेमाल हम अपनी भाषा में करते हैं, देश में ही उत्पन्न शब्द है। नहीं तो अगर आप किसी और भाषा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वृक्ष मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ही उत्पन्न शब्द है, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे है मिर्च है, आटा है, घोड़ा है, ये सभी शब्द। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये देशी शब्द है, देशज शब्द है, जो हमारे देश में ही विभिन्न स्थानों से लिए गए हैं और खूब इस्तेमाल किया जा रहा है इनका हमारी भाषा में। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए। इसके बाद आता है हमारा विदेशी या विदेशज शब्द। अब देशज शब्द जो देश के अंदर जन्मा था उसको देशज शब्द कहा जाएगा। विदेशी या विदेशज जो दूसरे देश का होगा या दूसरे देश के शब्दों जो को इस्तेमाल किया जाएगा अपने भाषा में। ठीक है, उनको हम विदेशी शब्द कहलाएंगे।
ठीक है। विदेशी को ही हम विदेशज भी बोलते हैं और इसको ही हम आगत शब्द भी बोलते हैं। इन्हीं को हम आगत शब्द बोलते हैं। जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं इनको हम आगत शब्द भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए अनेक ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा, ठीक है, विदेशी भाषा कौन सी, जैसे अंग्रेजी हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, चीनी हो गई, ठीक है, इनके जैसी वगैरह वगैरह, ठीक है, उर्दू फारसी कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, जो हमारे देश की नहीं है वो विदेशी ही है। ठीक है, तो अनेक शब्द जो विदेशी भाषा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी आदि से आकर हिंदी में, ठीक है, हिंदी में स्थान पा गए हैं, जो जिनका चलन हिंदी में बहुत ज़्यादा होने लगा है, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक खास चीज़ इसके बारे में देख लीजिएगा कि इनमें अनेक शब्द तो ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि यह कहना कठिन है कि वे विदेशी शब्द हैं। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में उनका प्रयोग इतना ज़्यादा होने लगा, हम उनका प्रयोग इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता है कि हम जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विदेशी हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे चाय, ठीक है, सुबह सुबह ही उठे, आँख खुली, मम्मी चाय, ठीक है, तो किसका नाम लिया हमने, चाय का, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जिस चाय का हम नाम ले रहे हैं वह हमारे देश का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही है लालटेन, कैंची, चाकू, अमरूद, कुर्ता आदि, ये सब क्या है दोस्तों, आपको सुनने में लगेगा जैसे तो हमारी भाषा के ही इस्तेमाल में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे देश की नहीं है, ये विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बहुत ही विश्लेषण के साथ आगे बताते चलेंगे कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, कौन कौन से शब्द हैं जो विदेशों से लिए गए हैं, किस भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं, वगैरह वगैरह सभी बातें। ठीक है दोस्तों, कुछ हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विदेशी शब्दों की, कि कौन कौन से भाषा से कौन कौन से विदेशी शब्द है जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम कि अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हैं जो हमने अपनी भाषा में इस्तेमाल करने के लिए ले लिए हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल होने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले आता है कोट। ठीक है, कोट एक बेसिक नाम है दोस्तों, बहुत ही सामान्य सा नाम है जो आज सभी जानते हैं। ठीक है, आप कोट को कोई और नाम नहीं देंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में भी आप इसका इस्तेमाल कोट ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे ही हो रहा है, गाउन है, शर्ट, कंपनी, गवर्नर, एसपी, कैप्टन, राइफल, जैकेट हो गया, टाई हो गया, चेयरमैन, फ्रॉक, स्टिक, टिकट, ऑफिस, फीस, ठीक है, कार्ड। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप अपनी भाषा में बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे कोई अनपढ़ इंसान है। ठीक है, कोई भी है, चाहे वह साक्षर है, चाहे निरक्षर है, कैसे भी है, वह इन शब्दों का इस्तेमाल बखूबी अपनी भाषा में करता है। ठीक है, ऐसे ही हो गया, नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजेक्शन, सेकंड, मिनट, क्रिकेट, हॉकी, रबर, ऑमलेट, नंबर, पास, बिल, स्कूल, बस, कार, टायर आदि, ये सब क्या है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है जो हम हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये शब्द ऐसे हैं जो इतने घुल मिल गए हैं, इतने घुल मिल गए हैं कि इनको कोई बता ही नहीं पाता कि यह इंग्लिश के, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, कि यह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, आगत शब्द ही इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए गए हैं। ठीक है, उनको अपना लिया गया है, इसलिए उनको आगत शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, फिर आता है हमारा अरबी भाषा की। अरबी भाषा से में कौन कौन से शब्द हमने लिए हैं, ऐसे ही जैसे हम इस्तेमाल करते हैं किताब, किताब हुआ, खत, अनार, मुरब्बा, अमरूद, मस्जिद, तहसीलदार, बगावत, गुनाह, फ़कीर, शैतान, दवा, किस्सा, सुबह, मरीज, इत्र, मौसम, फसल। ये शब्द कैसे हैं दोस्तों, तोता हो गया, बत्तख हो गया, हवलदार, अदालत, जुर्म, जमानत। ये क्या है, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हमने अपने सहूलियत के अनुसार इनको हिंदी भाषा में अपना लिया है, इनका इस्तेमाल करने लगे हैं, हम बोलने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जबकि क्या है, अरबी भाषा के शब्द है और हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह, सुबह का हम नाम लेते हैं कि सुबह सुबह मैं घूमने गया था। ठीक है, यह मरीज है, डॉक्टर साहब, मरीज को देख लीजिए। ठीक है, इत्र, मरीज, मौसम, मौसम को ज़्यादा बहुत इस्तेमाल करते हैं हम। फसल हुआ, फसल का इस्तेमाल करते हैं कि यह कौन सी फसल है, क्या नहीं है। तोता, तोता को हम किसी और नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है, तोते के नाम से जानते हैं कि यह तोता है। ठीक है, ऐसे बत्तख हो गया, हवलदार, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं जिसको हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है, बहुत ज़्यादा हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है फारसी शब्द। ठीक है, जब मैं फारसी शब्द पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात है कि जितने भी आस्की में शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे फारसी हैं। ठीक है, देख लीजिए, दर्द, जिगर, दिल, दिमाग, काश्तकार, पैदावार, गुलाब हुआ, बुलबुल, खरगोश, कबूतर, चुकंदर, किशमिश, खून, तंबाकू, पीर, चिलम, नमाज, गवाह। ठीक है, अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो शरीर के अंगों के जो नाम है अधिकतर, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है,
तो ये तो थोड़ा दोस्तों चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से दिमाग में सेट करना होता है, ठीक है, उसको किसी भी नाम से आप सेट कर लीजिए कि तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो अब आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि जितने भी, ठीक है, जितने भी शब्दों को मास्की में इस्तेमाल करते हैं उनको हम फारसी भाषा से लेते हैं। जैसे हमने जिगर, ठीक है, दिल लिया, जिगर लिया, शरीर के जो अंग दर्द हुआ, खून हुआ, ठीक है, खून हुआ, जो हुआ गुलाब, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं, ठीक है, जिनको हम हिंदी भाषा में खूब प्रचलन कर दिया है इनका, बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनके बाद हम कुछ और भी देखेंगे, कुछ अन्य भाषाओं से जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। अगली जो भाषा है वो हमारी पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो हमारे सामने रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इनको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पुर्तगाल में एक बार एक हादसा हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एक संतरा था, ठीक है, वो उसको क्या समझ ले गया, साबुन, ठीक है, संतरे को साबुन समझ ले गया, जो कहाँ रखा हुआ था, कनस्तर में। कनस्तर कहाँ रखा हुआ था, कमरे में। कमरे में गमला भी रखा हुआ था। उस गमले के पास एक फीता रखा था। फीते से गमले को नाप कर देखा गया तो क्या हुआ, बाल्टी से भी बड़ा निकला, ठीक है। उस बाल्टी को नीलाम कर दिया गया। नीलामी के जो पैसे है उनसे हमने तोल लिया, खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पुर्तगाली भाषा है, इससे जो शब्द लिए गए हैं वो ये रहे, अधिकतर शब्द ये रहे जो हमने अपनी भाषा में इस्तेमाल किए हैं। एक याद करने का आपको तरीका बताया है कि कैसे आप उसको तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। कि एक संतरा था, संतरा जो था साबुन के जैसा था, ठीक है। कहाँ रखा हुआ था, कनस्तर में। कनस्तर कमरे में रखा हुआ था। कमरे में क्या था, एक गमला था, गमले के पास रखा हुआ था फीता। फीते से गमले को माप करके देखा गया, नाप करके देखा गया तो बाल्टी से भी बड़ा निकला। उस बाल्टी को नीलाम कर दिया, नीलाम करके जो पैसे मिले उनसे हमने तौलिया खरीद लिया। ये कहाँ की बात चल रही है, पुर्तगाल की। पुर्तगाली भाषा से शब्द लिए हैं उनकी। नेक्स्ट इसके बाद देख लीजिए, जो फ्रांसीसी भाषा से शब्द लिए हैं उनको हम कैसे देखेंगे, देख लीजिए। रेस्तरां, ठीक है, फ्रांस के एक रेस्तरां में बैठकर हमने काजू खाए, ठीक है। काजू खाने के बाद हमको एक कूपन मिला। कूपन में इनाम में क्या निकला, कारतूस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। इनको ऐसे याद कर लीजिए। ऐसी है हमारी तुर्की भाषा। तुर्की भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो ऐसे रही, देख लीजिए। तुर्की देश में क्या देखा मैंने कि वहां पे मैंने एक लाश देखी जिसको चाकू से मारा गया था, ठीक है। चाकू से मार करके उसका कुर्ता जो था वो ऐसे काट दिया गया था जैसे कैंची से काट दिया गया हो, ठीक है। एक याद रखने का तरीका है जिससे आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तुर्की देश में मैं घूमने के लिए गया, वहां पे मैंने एक लाश देखी जिसको चाकू से मारा हुआ था, ठीक है। चाकू से उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसका कुर्ता भी कैंची की तरह कट चुका था, ठीक है। जब उसका कुर्ता कट चुका था तो उसकी लाश जो थी कुल्फी की तरह जम गई थी, ठीक है। जिसने भी ये किया वह बहुत जालिम था, ठीक है। इतने जालिम आदमी को तो बंदूक और बारूद से उड़ा देना चाहिए, ठीक है। और जो भी बचा कुछ सामान है उसको खराद वाले को दे देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये जो शब्द है, लाश, चाकू, कुर्ता, कैंची, कुल्फी, जालिम, तो बंदूक, बारूद, खरादी, क्या है, हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे देख लीजिए। चीनी, चीनी भाषा से जो शब्द हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा हुए रहे, चाहे लीची, तूफान आदि, ठीक है। इसे याद करने का एक तरीका बना लीजिए कि जो चीनी लोग होते हैं अगर उनको चाय में इलायची डाल के ना दी जाए तो तूफान मचा देते हैं, ठीक है। उनको चाय इतनी पसंद है कि अगर उनको लीची वाली चाय ना दी जाए, इलायची वाली चाय ना दी जाए तो तूफान मचा देते हैं। तो चाय, लीची और तूफान ये कैसे शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सभी शब्द हो गए खास खास से, जो खास खास शब्द थे जो हमने पीछे बताए हैं आपको, अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी बताए हैं, ठीक है, और फारसी बताए हैं, और 4 ये रहे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनसे बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं, तो उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अपने सहूलियत के अनुसार शब्दों को याद रखा कीजिए, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में वो पूरी तरह से बैठ जाए कि किस भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, ठीक है दोस्तों। जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो नंबर 5 शब्द आता है हमारा, वो है मिश्रित या संकर शब्द। अब मिश्रित या संकर शब्द को समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द मिश्रित या संकर शब्द कहलाते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाते हैं और कोई एक नया शब्द बना लेते हैं तो उसको हम मिश्रित शब्द कहते हैं। मिश्रित माने मिला हुआ, ठीक है। और उसको ही हम संकर शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए कैसे, जैसे टिकट घर, हमने शब्द लिख दिया है एक टिकट घर। अब टिकट घर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टिकट और घर। जो टिकट शब्द है ये अंग्रेजी का है और घर शब्द जो है वो हिंदी भाषा का है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देख लीजिए शब्द कैसे बना हुआ है, रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेल और गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। ऐसे ही घड़ी साज, घड़ी जो है, घड़ी साज 2 शब्दों से मिलकर बना है, घड़ी और साज। घड़ी शब्द जो है हिंदी भाषा का है और साज जो है वो अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। ऐसे ही है लाठी चार्ज, यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लाठी और चार्ज, लाठी कैसा है, हिंदी का शब्द है, और चार्ज कैसा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो जो शब्द एक से अधिक भाषा से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम
मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए, जैसे हिंदी व संस्कृत के शब्द देख लीजिए। हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्द जो आपस में मिल जाते हैं वे कैसे होते हैं, जैसे पूंजीपति, पूंजी क्या हो गया, एक संस्कृत का शब्द हो गया और पति हिंदी का। वर्षगांठ, वर्षगांठ, ठीक है, तो जो वर्ष हो गया यो संस्कृत का शब्द हो गया और गांठ हिंदी का। लखपति, लख और पति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हिंदी का एक संस्कृत का। ऐसी खोजपूर्ण, खोज हिंदी का शब्द है, पूर्ण आपका संस्कृत का शब्द हो गया, ठीक है, तो खोजपूर्ण बन गया। ऐसी ही बनी हुई है हिंदी एवं विदेशी शब्द, हिंदी भाषा से और विदेशी भाषा से, जैसे किताब, घर, ठीक है, किताब जो है विदेशी भाषा का आपका हमने बताया भी फारसी भाषा का है, और घर जो है हिंदी भाषा का है। ऐसे ही थानेदार, घूसखोर, अकड़बाज, ये क्या है, हिंदी और विदेशी भाषा के शब्द है। ऐसे ही संस्कृत और विदेशी भाषा के शब्द जिनमें संस्कृत की भाषा, संस्कृत के शब्द इस्तेमाल होंगे और विदेशी भाषा के, जैसे रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का है, हमने अभी आपको बताया था, और यात्री कैसा है, संस्कृत भाषा का है। रेडियो तरंग, रेडियो कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, और तरंग संस्कृत भाषा का है। कृषि मजदूर, कृषि मजदूर, जो कृषि है वह संस्कृत भाषा का, और मजदूर जो है वह फारसी भाषा का है, विदेशी भाषा का है। ऐसे ही आपका आरामदायक, बीमा पत्र आदि, ये क्या है दोस्तों, आपके संस्कृत और विदेशी भाषा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही अब देखिए अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा, जिसमें अरबी का अंग्रेजी का और फारसी अंग्रेजी, ऐसे शब्दों का मेल आपको मिलेगा, ठीक है। पार्टीबाजी, ठीक है, पार्टी जो होगा एक अंग्रेजी का शब्द हो गया और बाजी विदेशी भाषा का शब्द होगा, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द होगा। ऐसे ही जेल खाना, ठीक है, जेल शब्द जो होगा, जेल आपका अंग्रेजी भाषा का हो गया और खाना कैसा हो गया आपका फारसी भाषा का। सीलबंद, सील में देखिए सील, सील बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, और बंद ये हो गया आपका फारसी भाषा का, ठीक है। फिजूल खर्ची, डिग्रीधारी, बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि शब्द कैसे हो गए आपके अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए, ठीक है। तो जो भी ऐसे शब्द होंगे जो किसी अन्य भाषा से और दूसरी भाषा से मिलकर के आपस में बने हुए होंगे दोस्तों, उसको हम मिश्रित शब्द कहेंगे, ठीक है। समझ में आया तक का, बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको टकराते रहेंगे हमेशा, ठीक है। अगर आप उनको नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो आपको आपके खुद के दैनिक जीवन में ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों, तो उनको याद होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वर्गीकरण की तरफ। शब्दों का जो अगला वर्गीकरण है वो है हमारा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है, कि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है, कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति से तात्पर्य होता है दोस्तों बनावट, ठीक है, कि बनावट के आधार पर शब्दों को कितनी तरह से बांटा गया है, ठीक है। इस आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, नंबर 1 हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये वो 3 भाग हैं जिन जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, विभाजन करते हैं उनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द होता क्या है, ठीक है। देख लीजिए रूढ़ शब्द, देख लीजिए अब जा, ठीक है। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, मतलब ऐसे खंड न किए जा सके उनके कि उनका कोई सही अर्थ निकल जाए, ठीक है। जैसे कोई शब्द लिया हमने, उसके हम जब खंड करेंगे, मतलब टुकड़े करेंगे, उसको बांटेंगे शब्द को ही, तो उसके ऐसे कोई भी टुकड़े ना होने चाहिए जिनको कोई सही अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और क्या कह देंगे, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, मतलब जो शब्द किसी एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, किसी और के लिए प्रयुक्त नहीं होते, केवल उसके लिए ही प्रयुक्त होंगे, उनको ही हम रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। क्या कहा गया है इसके बारे में कि ऐसे शब्द जो अपने नाम विशेष के लिए ही प्रचलित हो गए हैं, ठीक है, फेमस हो गए हैं, उसी चीज के लिए जाने जाते हैं और किसी चीज को वह नाम नहीं दिया जाता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे देश, हाथी, घर, कुर्सी, फूल, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है। अब इसमें से हम कुर्सी ले लेंगे, ठीक है, तो हमने ले ली कुर्सी, इसमें से हमने एक शब्द लिया कुर्सी। अब बताइए कुर्सी के कोई और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम कुर्सी को अगर अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, ऐसे अलग और ऐसे अलग, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे कि कुर्सी, तो जब हम कुर्सी शब्द को सुनेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम से बात आ जाएगी कि हाँ, 4 पैर वाली वो चीज जिस पर बैठा जाता है उसको ही कुर्सी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे दिमाग में एक तरह से बस गई है कि हाँ, कुर्सी किसको कहेंगे, जिस पर बैठा जाता है, जिसकी 4 टांगे होती हैं, ठीक है, उसको हम कुर्सी कहते हैं। और कुर्सी
कोई और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टुकड़े तो कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सार्थक खंड न कर सके, सार्थक टुकड़े न कर सके, जिनका कोई सही अर्थ निकलता हो, ऐसे टुकड़े ना कर सके, ऐसे शब्द, ठीक है। तो देश जो है देश के लिए ही प्रचलित हो गया है, ठीक है। देश जब हम सुनेंगे तो हमें पता लग जाएगा हाँ किसी प्रांत की, किसी देश की बात हो रही है। हाथी, हाथी जब हम सुनेंगे कि तो हाँ हमें पता लग जाएगा कि हाँ कोई एक जानवर है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम हाथी कहते हैं, वह ऐसा होता है। उसकी बनावट हमारे दिमाग में खुद ब खुद ही आ जाएगी। घर, घर का हमें पता है, घर जिसमें इंसान रहता है, अपनी जरूरत के काम करता है, वो घर होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एकदम से बात आ जाएगी कि हाँ घर की बात हो रही है। कुर्सी के बारे में बता दें आपको, फूल, फूल के बारे में बता दें जो जमीन में उगता है और जिससे खुशबू आती है, उसको हम फूल कहेंगे। घोड़ा, घोड़ा एक जानवर होता है, ठीक है, जिसका अपने अपने ही नाम के लिए प्रसिद्ध हो गया है घोड़ा, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता भी एक जानवर का नाम है, किसी और को हम कुत्ता नहीं कहेंगे। जो कुत्ता एक जानवर है, हमें पता है कैसा होता है, ठीक है, उसकी बनावट कैसी होती है, हमारे दिमाग में एकदम से उसकी आकृति आ जाती है। तो ऐसे शब्दों को ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम किसी को रूढ़ शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, या फिर जो शब्द एक अर्थ विशेष के लिए या वस्तु विशेष के लिए ही प्रयुक्त होते हो, ठीक है, प्रयोग किए जाते हो, उनको ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द के बाद दोस्तों आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? इसका देख लीजिए, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, ठीक है। यौगिक, योग प्लस इक, ठीक है, योग मतलब मेल, मेल से बना हुआ जो शब्द होगा वही यौगिक कहलाएगा। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनेंगे उनको यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, वनराज। वनराज जो शब्द है हमारा, वन और राज दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, इसलिए इसको वनराज कहा गया है, इसलिए इसको यौगिक शब्द कह देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, ठीक है, विद्या और आल्य दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा यौगिक शब्द हो गया है, ठीक है। डाकघर, डाक प्लस घर, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, दो शब्दों के योग से बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है, जो यौगिक भी है और जो रूढ़ हो गए हैं ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ किसे कहते हैं? मतलब जो केवल उसी के नाम से जाना जाता है और किसी नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज का तो तय जल में उत्पन्न हुआ, जल प्लस जय, जल मैंने पानी, जय मैंने उत्पन्न हुआ, जो पानी में उत्पन्न होता है, ठीक है, जो जल में ही उत्पन्न होता है उसको जलज कहते हैं, ठीक है। इस आधार पर जल में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु जलज नहीं कहलाती, ठीक है। जो हर एक वस्तु जो पानी में उत्पन्न होती है, पानी में पैदा होती है, उसको हम जलज नहीं कहते हैं। यह तो केवल कमल के फूल के लिए ही एक रूढ़ शब्द बन गया है, ठीक है, कि हाँ जलज किसको कहा जाएगा? कमल के फूल को कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जलद है, जलद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं, ठीक है। चारपाई, चारपाई खाट को कहते हैं। दशानन, दस आनंद, दस है सिर जिसके, कौन? रावण, ठीक है। तो रावण के लिए रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है, तो इसलिए योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। चतुरानन, चतुर मैंने चार, आनंद मैंने सिर, चार सिर वाला कौन था? ब्रह्मा जी, ठीक है। तो ये ब्रह्मा के लिए योग रूढ़ शब्द बन गया है। नीलकंठ, जिसका नील, नील मैंने नीला है, कंठ मैंने गला, किसका था? शिव का था, ठीक है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका? गणेश का। तो ये इनके लिए ही शब्द रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ बन जाते हैं, ठीक है, तो इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या? व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर जो शब्द के तीनों प्रकार थे वो कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो हमने आपको बता दिए हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं कि जो शब्दों का वर्गीकरण है उसमें और किस आधार पर शब्दों को बांटा गया है। अगला टॉपिक है हमारा नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्द, मतलब अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 4 तरह से हम अर्थ के आधार पर शब्दों को बांट सकते हैं, ठीक है। हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर बता दिया है, व्युत्पत्ति के आधार पर बता दिया, मतलब बनावट के आधार पर बता दिया है। अब है अर्थ के आधार पर कि शब्दों के कैसे कैसे अर्थ निकल सकते हैं, कितनी प्रकार से हम अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला है इसका एकार्थी शब्द, मतलब हम एकार्थी शब्द के रूप में बांट सकते हैं शब्दों को, अनेकार्थी शब्दों में बांट सकते हैं, समानार्थी शब्दों में बांट सकते हैं और विपरीतार्थी शब्दों में बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 4 भाग हो गए। अब इन 4 भागों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले हम एकार्थी शब्द के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, एकार्थी शब्द क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमारा एकार्थी शब्द, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इसकी पहचान देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। क्या है इनमें कि जिन शब्दों का प्रयोग केवल
एक ही अर्थ में होता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक अर्थ में करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अर्थों में उनका प्रयोग नहीं करते हैं, केवल किसी एक अर्थ के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है, उनको एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गंगा, तो जब हम गंगा शब्द पढ़ते हैं तो हमें गंगा का एक ही अर्थ निकल के आता है कि गंगा क्या है, नदी है, ठीक है दोस्तों। उसका कोई और अर्थ नहीं निकलता है, गंगा का केवल एक ही अर्थ निकलता है जो गंगा नदी है, ठीक है। ऐसे ही यमुना, ऐसे ही है राधा, सीता, पुस्तक, लोटा, मेज, कुत्ता, हाथी, ईंट, मित्र आदि, इन सब का मतलब एक ही होता है, अर्थ इनका केवल यही निकलता है जो ये दर्शाते हैं। जैसे ईंट, अगर आप ईंट को लेकर के चलोगे तो ईंट का केवल एक ही अर्थ है जिससे हम भवन निर्माण में काम आता है, ठीक है, जो हमारे मकान बनाने में काम आती है, वो वाली ईंट। मित्र है, मित्र सिर्फ केवल और केवल दोस्त को ही दर्शाता है, मित्र, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड होते हैं उनको ही दर्शाता है, मित्र किसी और चीज को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसको एकार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया था। इसी के साथ ही साथियों, जो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है, उसमें जो नंबर 2 आता है हमारा, वो है अनेकार्थी शब्द। नंबर 1 हमने एकार्थी शब्द बता दिया जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। अब है अनेकार्थी शब्द, तो इसमें देख लीजिए क्या है इसका खास बात। तो इसमें कहा है जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो परिस्थितियों के अनुसार और प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए इसको, जैसे हमने लिखा है अंबर, ठीक है, एक शब्द है अंबर, अंबर का अर्थ क्या होता है, कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है, ठीक है। शब्द एक ही है लेकिन परिस्थितियों के और प्रयोग के अनुसार उनका अर्थ अलग अलग सामने आता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है पत्र। पत्र का क्या अर्थ क्या होता है, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और पत्र का ही अर्थ चिट्ठी भी होता है, ठीक है, दोनों अर्थ पत्र के ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे कर है, ठीक है, शब्द आया है कर, कर का मतलब क्या होता है, कर का अर्थ जो होता है वो हाथ भी होता है, कर का अर्थ सूंड भी होता है, ठीक है, और कर का अर्थ टैक्स भी होता है, ठीक है। जैसे आयकर विभाग बना है, उसमें कर लगा हुआ है, ठीक है, जो आय पर कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, ठीक है, तो ये कर का अर्थ ये तीनों होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, ठीक है। एक श्लोक सुना होगा आपने, ठीक है, एक दोहा है, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाई, ठीक है, तो इसमें कनक कनक शब्द आता है जिसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे अनेकार्थी शब्द हो गए, ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ को प्रकट कर देते हैं। शब्द वही रहता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा है हमारा समानार्थी पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है, इनमें कंफ्यूज मत होना, समानार्थी भी वही है और पर्यायवाची भी वही है, एक ही शब्द होता है, ठीक है। देख लीजिए, भाषा में जिन शब्दों के अर्थ समान हो, ठीक है, भाषा में जिन शब्दों के अर्थ जो होते हैं समान हो, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान प्लस अर्थी, समान अर्थ रखने वाले, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका अलग अलग नाम लेते हैं लेकिन उनका अर्थ निकल करके एक ही आता है, ठीक है दोस्तों, वो पर्यायवाची शब्द भी कहलाते हैं, ठीक है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कैसे, जैसे धन है, ठीक है, जो शब्द है हमारा धन, उसका देख लो और क्या क्या नाम होता है, उसको किस किस नाम से हम बुला सकते हैं। द्रव्य भी बोलते हैं उसको ही, मुद्रा भी धन ही होता है, अर्थ भी धन होता है और दौलत भी धन ही होता है। तो ये क्या है, समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। क्या अर्थ रख रहे हैं, धन का, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको पर्यायवाची भी बोलते हैं, ठीक है, कि इनका यह है पर्यायवाची है, ठीक है। ऐसे ही है हमारा आकाश। आकाश शब्द है, आकाश का अर्थ अंबर भी होता है, गगन भी होता है, व्योम भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, समान अर्थ रखने वाले शब्द हो गए, ठीक है। ऐसे ही है घर, घर का अर्थ गे भी होता है, धान भी होता है, ग्रह भी और आल्य भी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे घर के समानार्थी शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही नदी है, नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, सरिता का अर्थ भी नदी होता है, तटिनी का अर्थ भी नदी होता है और सलिता का अर्थ भी नदी ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, अर्थ के जो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है उसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थी या विलोम शब्द, ठीक है। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, जो शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द वही विलोम शब्द भी कहलाते हैं, ठीक है। विपरीतार्थी शब्द और विलोम शब्द एक ही होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जो शब्द विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, हमने अभी बताया आपको, ठीक है, अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब ज्ञान कराते हैं, ठीक है, जानकारी देते हैं, वह विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो जो शब्द भी किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताएंगे या उल्टा ज्ञान देंगे हमें कि यह शब्द उस शब्द का उल्टा है, तो वो क्या होगा, आपका विपरीतार्थी या विलोम शब्द होगा। देख लीजिए कैसे, जैसे जड़,
अब जड़ का जो अर्थ होता है दोस्तों होता है स्थिर, जो एक जगह से बिल्कुल भी ना हिले, ठीक है, जो बिल्कुल एक जगह, जैसे जड़ होते हैं पेड़ की जड़ कहीं भी नहीं हिलती है, ऐसे ही जो भी होगा उसको जड़ बोलते हैं, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, चेतन, जिसमें चेतना होगी, जान होगी, जो अपनी मर्जी से कहीं भी चल फिर सकता है, हिलडुल सकता है, ठीक है, वो अस्थिर होगा, ठीक है। तो इसका जड़ का उल्टा क्या हो जाएगा, चेतन। तो ये क्या हुआ, जड़ का विलोम शब्द हुआ, ठीक है। ऐसी है झूठ, ठीक है, झूठ का जो उल्टा शब्द होगा वो होगा सच, झूठ का विपरीत अर्थ होता है सच। ऐसी है पाप, पाप का जो अपोजिट वर्ड होगा, विपरीत अर्थ होगा, वो होगा पुण्य, ठीक है। जैसे दिन, दिन का अपोजिट क्या होता है, रात होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छे का विपरीत शब्द क्या होता है, अच्छे का उल्टा क्या होता है, बुरा। छोटा, छोटे का उल्टा क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो ये शब्द क्या हुए, इनके विलोम शब्द हुए, जिनको हम विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हिंदी में एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके अलावा हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द और होते हैं, ठीक है, जो इनमें ही गिने जाते हैं। कौन से, नंबर एक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब पूरा वाक्य जो होता है उसको संक्षेप रूप में बताने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कह देते हैं। ऐसे ही हमारा समान भाषी शब्द युग, समान भाषी का मतलब क्या है, जो समान भाषी मतलब भाषा के उच्चारण में, जिसका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ विपरीत होता है उनका, ठीक है, अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ भिन्न होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, समान भाषी शब्द युग बोलते हैं। इनको हम आपको विश्लेषण के साथ आगे बता रहे हैं। हमने दो शब्द और बताए हैं, उनमें जो पांचवा है हमारा वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब जो वाक्यों के अंशों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला। देखिए इसका समझिए, अधिक से अधिक विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने वाले शब्द, ठीक है, जो हमारे अधिक से अधिक शब्द होंगे, एक से अधिक शब्द होंगे, उनको जो संक्षिप्त रूप में, जो छोटे रूप में व्यक्त कर देंगे, ऐसे शब्दों को ही हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। देखिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी क्या होता है, एक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब एक से अधिक शब्दों के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो भाषा है वह प्रभावपूर्ण होगी और उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा भाषा का, ठीक है, अच्छी लगेगी पढ़ने में भी, सुनने में भी हो, ठीक है। जैसे हमने इस्तेमाल करके बता दिया एग्जाम्पल के साथ में। देखिए एक तरफ हमने वाक्यांश लिख दिया, उधर लिख दिया हमने एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा वाक्यांश में सत्य बोलने वाला, ठीक है, जो सत्य बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सत्यवादी। तो हम सत्य बोलने वाला ना लिख करके वहां पर सत्यवादी का इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। जैसे जो सहनशील हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, सहिष्णु। तो जैसे हमने को किसी के विषय में लिखना है कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सहनशील है, तो हम वहां ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख दें कि वह व्यक्ति सहिष्णु है, ठीक है, तो वो छोटा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा सुनने में, ठीक है। ऐसे बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, ठीक है, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास को क्या कहेंगे हम, अंधविश्वास, ठीक है। तो ये इस लाइन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, अंधविश्वास, तो हमें पता लग जाएगा कि बिना सोच विचार के जो विश्वास किया हुआ है वही अंधविश्वास है। दो भाषा जानने वाला, जो दो भाषा जानता हो और बोलता हो उसको क्या कहते हैं, दो भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि यह व्यक्ति जो है दो भाषाओं को बोल भी लेता है और दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो हम ऐसे इतना बड़ा वाक्य ना कह करके बोल दें कि यह व्यक्ति दुभाषिया है, ठीक है, तो हम अपने आप समझ जाए कि हाँ वह दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। जो कम खाता हो, अब जो कम खाता है उसको क्या कहा जाता है, अल्पाहारी, ठीक है, भाई वह व्यक्ति अल्पाहारी है, ठीक है। ऐसा ना कह करके हम बहुत बड़ा वाक्य बोलेंगे कि वह व्यक्ति भाई जो है बहुत कम खाता है, ऐसे तो बहुत बड़ा वाक्य हो जाएगा, तो उसको छोटा करेंगे, हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति अल्पाहारी है, अल्पाहारी खाना है, ठीक है, अल्पाहारी खाता है। जो है हमारा वो है समान भाषी शब्द युग्म, समान भाषी मतलब समान बोलने में जो समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं ऐसे शब्दों का युग्म, लेकिन उनका अर्थ जो होता है दोस्तों अलग होता है, ठीक है, उनको समान भाषी शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सामान्यतः सुनने में एक समान प्रतीत होता है, ठीक है, जब वो सुनते हैं हमें बोलते हैं तो एक समान प्रतीत होता है हमें सुनने में, ठीक है, किंतु उनके अर्थ में प्राय भिन्नता पाई जाती है, जो उनके अर्थ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, अलग होते हैं, ठीक है, वे समान भाषी शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में गद्य की अपेक्षा पद में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पद में ही ज्यादा अधिक से अधिक होता है। इन्हें भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। भिन्नार्थक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इनको भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे परीक्षा, परीक्षा का एक अर्थ होता है जांच, जो स्कूलों में होती है बच्चों की परीक्षा, तो बच्चों की जो पाठ्यक्रम होता है उसका आकलन होता है, जांच होता है, और एक है परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है कीच, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही देख लीजिए द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है धन, हमने पीछे भी पढ़ा है, अभी द्रव्य का अर्थ धन होता है, और एक होता है द्रव, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, जैसे पानी, घी, तेल, ये सब तरल पदार्थ, ठीक है। तो बोलने में सुनने में हमें दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ ही अलग अलग है, ठीक है, तो इन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कली,
कली का अर्थ होता है कलयुग, ठीक है, इस कली का अर्थ कलयुग होता है, सिर्फ मात्रा का फेर है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो कली है इसका अर्थ होता है कली, जो पुष्प का प्रारंभिक रूप होता है जिससे पुष्प बनता है, ठीक है, वो प्रारंभ में कली ही होता है, ठीक है। एक ऐसा ही है नियत, नियत का अर्थ होता है निर्धारित, ठीक है, जो हमने निर्धारित कर दिया है उसको नियत कहते हैं, ठीक है, कि यही नियति थी। और एक होता है नियत, यह क्या होता है मनसा, ठीक है, कि उसकी नियत मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसके मनसा है, मतलब उसके मन के विचार, ठीक है। तो ये दोनों ही सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ इनका भिन्न भिन्न है, इसलिए इनको भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, नेक्स्ट है आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और एक और अर्थ होता है इसका एक से अधिक। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं कि जैसे संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, राम किसान मोहन आदि, आदि लिख दिया हमने, तो उसका अर्थ होता है इनसे और अर्थ और भी अलग, ठीक है। और जो ये है आदि, इसका अर्थ होता है आदत, जिसको हम लत भी बोलते हैं कि या तो अब नशे का आदि हो चुका है, ठीक है, इसको नशे की लत लग चुकी है, ठीक है। तो दोनों ही सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ ही अलग अलग होगा। ऐसे ही है ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है दोस्तों नक्षत्र, नक्षत्र मतलब ग्रह जो ऊपर है आसमान में, ठीक है। और एक होता है ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है घर जिसमें हम रहते हैं, उसको भी हम ग्रह ही बोलते हैं, लेकिन इसमें रह लगा हुआ है और इसमें री की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा ही है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। ऐसा ही है चीर, चीर का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर चिरकाल से ही बहुत से राजा रहते निवास करते आ रहे हैं, शासन करते आ रहे हैं, ठीक है, वो चीर प्राचीन, ठीक है। और एक होता है चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र या फिर किसी चीज़ को चीरना, ठीक है। ऐसे ही होता है दूसरा, देख लीजिए कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या योग, ठीक है। जैसे हमको है कि ये सब संख्या है इनका कुल योग कितना होगा, ठीक है, कुल कितनी है, ठीक है, तो उसका योग भी अर्थ होता है और एक वंश भी होता है। एक होता है कुल, कुल का अर्थ होता है किनारा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या है, ये भिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन जब इनका अर्थ निकल के आता है वो भिन्न भिन्न आता है, ठीक है, अलग अलग आता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समानभाषी शब्द युग्म बोलते हैं। ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, ऐसे शब्द जो नहीं बदलते। इस आधार पर इनका दो वर्गीकरण किए गए हैं। तो देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किनको कहते हैं, हमने आपको अभी बताया, विकार का अर्थ होता है बदलाव, ठीक है दोस्तों। जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण विकार अर्थात बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए लिंग के आधार पर कैसे बदलाव आएगा, लड़का खड़ा है, ठीक है, लिंग का अर्थ, अब लिंग का अर्थ होता है दोस्तों जेंडर, ठीक है, जेंडर वह पुरुष है महिला है, ठीक है, वो तो लड़का खड़ा है, अब इसका लिंग परिवर्तित कर देंगे हम, लड़की खड़ी है, ठीक है, तो शब्द बदल गए, ठीक है ना। अब वचन के आधार पर देखेंगे हम, लड़का खेल रहा है, ठीक है, एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन अगर बहुत सारे की बात करें तो लड़के खेल रहे हैं, तो जो शब्द है वह परिवर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ की मात्रा थी, यहाँ पे ए की मात्रा आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बदल गया। अब ऐसी कारक के आधार पर देखेंगे, लड़का गीत गाता है, ठीक है, लड़का गीत को गाता है, अगर हम कारक लगा देंगे इसमें तो को भी इसमें दिखाना पड़ेगा, जिससे इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब पुरुष देखेंगे हम, पुरुष उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है, ठीक है दोस्तों। देखिए वह जीत गया, यह शब्द था, अब हम इसमें पुरुष परिवर्तन कर देंगे, वे जीत गए, ठीक है, वे जीत गए, ठीक है। तो इसमें भी ये शब्द क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, विकार आ गया इन शब्दों में, तो इसलिए ये शब्द क्या हुए, विकारी शब्द हुए, ठीक है। विकारी शब्द के अंतर्गत हम, विकारी शब्द के भी चार भाग होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द के जो चार भाग होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं, डिटेल से पढ़ाएंगे। साथ ही इसके साथ ही आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। देखिए हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था कि विकारी शब्द किनको कहते हैं, अब हम विकारी शब्दों के प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। विकारी शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, ध्यान से देखिएगा, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, ठीक है दोस्तों, ये विकारी शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, बदलाव इन्हीं शब्दों में होता है, ठीक है। देखिए संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव या स्थान के नाम का बोध हो, ठीक है दोस्तों। किसे, जिनमें किसी वस्तु, स्थान, भाव या जीव का बोध होता है उनको ही हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण क्या है, एक जीव है। लखनऊ, लखनऊ स्थान का नाम है, प्रयागराज भी स्थान का नाम है। हाथ जो है, हाथ क्या है, एक जीव है, ठीक है, जीव क्यों है, क्योंकि हम जीव है तो हमारे अंग का हिस्सा है वो, तो हाथ भी एक जीव हो गया। पाँव, लड़का, किताब, किताब एक वस्तु का नाम है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही देख लीजिए सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, वह विकारी शब्द जो पूर्वापर संबंध से, मतलब किसी पहली बात से संबंध रखता हुआ किसी संज्ञा के बदले आता है, ठीक है, संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम ना लिख करके मैं कह दिया कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे अपना नाम लिख दिया कि सुबोध कुमार एक लड़का है, ठीक है, हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा दिया, मैं एक लड़का हूँ। हम घूमने गए थे, ठीक है, हम नाम ना लिख करके हम लिख देंगे, सर्वनाम का इस्तेमाल कर देंगे, संज्ञा से संबंध रखता है, ठीक है, इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं।
तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि, ये सभी क्या है आपके सर्वनाम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नंबर 3 है हमारा विशेषण शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सीधा सीधा सा एक अर्थ निकलता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या है, विशेषण है। ठीक है दोस्तों, जैसे अच्छा, अब हम बोलते हैं कि वह बहुत अच्छा है, हमने सर्वनाम शब्द लिया, सर्वनाम की विशेषता बताई कि वह बहुत अच्छा है। कौन अच्छा है, वह अच्छा है। ठीक है, अगर हम किसी का नाम लिख देते, ठीक है, कि जो दादाजी है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वहां पर आगे कोई व्यक्ति आ जाएगा, संज्ञा शब्द आ जाएगा, उसकी भी हमने विशेषता बताई है। ठीक है, बुरा, नीला, पीला, ठीक है, नीला, जैसे जो गुलाब है वो नीला है, गुलाब नीला है। ठीक है, तो हमने किसकी विशेषता बताई, कैसा है गुलाब, नीला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहां पे संज्ञा की विशेषता बताई, नीला है। पीला है, भारी, मीठा, सरल, जटिल, ये सब क्या है आपके विशेषण शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए क्रिया शब्द। क्रिया शब्द किनको कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है। जो शब्द होंगे उनसे या तो किसी काम का, ठीक है, करने का या होने का बोध होगा, मतलब ज्ञान होगा, वही क्या होंगे आपके क्रिया शब्द होंगे। जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना, देना, खाना, पीना आदि। दोस्तों जितने भी क्रिया शब्द होते हैं उनके बाद में अंत में ना लगा हुआ होता है। ठीक है, इन सब में देख लीजिए आपको ना ही लगा हुआ मिलेगा। तो जो भी ना वाले शब्द होते हैं वो हमेशा क्रिया वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ये तो थे हमारे विकारी शब्द। अब इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। दोस्तों देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, जो शब्द बिल्कुल भी नहीं बदलते, हर परिस्थिति में वे एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आता है, हर परिस्थिति में वे एक ही अर्थ प्रयुक्त करते हैं, एक ही अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे समय धीरे धीरे चल रहा है, जो समय है वो धीरे धीरे चल रहा है। समय को आप किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकते, समय एक ही शब्द के रूप में पड़ा जाएगा, समय ही। ठीक है, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, यहाँ से चले जाओ, यह वह यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन शब्दों में क्या है, आप अगर लिंग परिवर्तन भी बदलाव करोगे, कैसा भी बदलाव करोगे, तो ये सब जो तुम ही यहाँ पर ही रहेंगे, एक ही रूप में प्रयुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए अविकारी शब्दों के प्रकार। ठीक है, अविकारी शब्द भी जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों के ही 4-4 रूप हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। तो दोनों के 4-4 रूप मिला के कितने बन गए, सब 8 रूप बन गए। ठीक है, तो देख लीजिए अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबद्ध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, 4 प्रकार हैं जिनको हम आगे आपके विश्लेषण से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, बहुत जरूरी, सारी चीजें बहुत जरूरी है जो पता होनी चाहिए कि क्या क्या होते हैं, इनको कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, इनकी पहचान, इनके प्रकार सभी आपको पता होने चाहिए। बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपकी हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक, अगर कहीं पर कुछ भी थोड़ा बहुत या कैसे भी कुछ भी कमी रही होगी दोस्तों, तो हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका साथ जब तक हमारे साथ रहेगा तब तक हम काम करते रहेंगे, हमारी मेहनत भी काम आती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों विकारी शब्द को हमने जितने भागों में बांटा है वो देख लीजिए, यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो। ठीक है, क्रिया की, विशेषण की या दूसरे क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट होगी, उन्हें ही क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों आदि, ये सब क्या है, हमारे क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है दोस्तों, जहां भी ये शब्द आ जाएंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, ठीक है, जो अव्यय, जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आएंगे और उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, संबंध बोधक अव्यय होंगे, मतलब संज्ञा के बाद आएंगे और उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे में, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे, से, आगे, के, पीछे की ओर आदि। ठीक है, जैसे कोई बोल देते हैं कि जो किताब है, किताब मेज पर रखी है। ठीक है, किताब मेज पर रखी है, तो मेज एक संज्ञा शब्द होगा, उसके बाद आया पर। ठीक है, तो उसका संबंध किससे बताया, किताब से। ठीक है, तो दोनों ही संज्ञा शब्द हो गए, एक संज्ञा शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से बता दिया। ऐसे ही ठीक है, पेड़, जैसे के नीचे। ठीक है, जैसे मोहन पेड़ के नीचे
बैठा है, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठा है। तो के नीचे एक कैसा अव्यय है, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है। तो कौन बैठा है पेड़ के नीचे, मोहन बैठा है। अब मोहन भी संज्ञा शब्द है और पेड़ भी संज्ञा शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो संबंध बता देता है एक संज्ञा का दूसरे संबंध से, संज्ञा के बाद में लगता है और दूसरी संज्ञा से उसका संबंध बता देता है, उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय देख लीजिए किसे कहते हैं, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, ठीक है। जो क्या होता है, क्रिया की और संज्ञा की विशेषता नहीं बताते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, ठीक है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देख लीजिए किसी 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। अब इन दोनों का संबंध है, ठीक है, उसने किसी और से बताया, किससे, 4 से बताया है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि जो इनका संबंध किसी दूसरे वाक्य या पद से बताएगा वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो ये जो और है समुच्चय बोधक शब्द है, ये क्या है, ये इन 2 और 2, ये इस शब्द का और इस शब्द का संबंध इससे बता दिया, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय बन गया। अब देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों से हर्ष शोक आदि के भाव सूचित हो, मतलब पता चले, पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, ठीक है, उनका संबंध वाक्य के या किसी भी अन्य पद से उसका संबंध नहीं होगा, उनको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, अब जो ये हाय है इसका संबंध इस वाक्य में किसी भी शब्द से नहीं है, ठीक है। ये हाय केवल क्या है, एक शोक दर्शाने का, हर्ष दर्शाने का, इनका दर्शाने का एक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो इनको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे अव्यय शब्द जैसे आहा, वाह, छी, अरे आदि, ठीक है, ये क्या है, हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही इस क्लास का समापन करते हैं। आपसे अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, पसंद आए। उम्मीद रखते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, ठीक है, जितना भी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।